अब फैमिली साइड एक ऐसा क्राइम होता है जहां एक इंसान अपने फैमिली मेंबर्स को एक एक करके मार देता है। या तो सिर्फ उन्हें ही मारता है या फिर एंड में खुद को भी मार लेता है। अब इस तरीके के केसेस 1800 से रिकॉर्ड होते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद उससे पहले भी इस तरीके के क्राइम लगातार होते आ रहे थे। जो चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है वो ये होती है कि उस किलर का आखिर मोटिव क्या होता है। क्रिमिनल बिहेवियर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ऐसे लोग अक्सर बिलीव करते हैं कि वो अपने परिवार को किसी और बड़ी मुसीबत से बचा रहे हैं, और ऐसे कई केसेस आप लोग ऑलरेडी, चाहे हिंदुस्तान की बात करें चाहे विदेशों की बात करें, आप लोगों ने ऐसे केसेस ऑलरेडी देख चुके हैं। उन लोगों के दिमाग में मौत सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। अब ऐसा ही एक केस आप लोगों के सामने मैं आज लेकर आया हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब आज मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं फ्रांस, और फ्रांस में ही रहती थी एक रॉयल फैमिली जिसका नाम था डुपोंट डे लिगनस फैमिली। और 1700 से ही फ्रांस में इस परिवार का नाम बहुत ही ज्यादा था। इवन किंग लुइस 16 उन्होंने भी इस परिवार के एक एंसेस्टर को मार्क्वेस का टाइटल भी दिया था, जो पीरेज का सेकंड हाईएस्ट रैंक है। जेवियर डुपोंट डे लिगनस, जो साल 1961 में पैदा हुए थे, एक रिच और वेल रिस्पेक्टेड फैमिली में बड़े हुए। लेकिन जब जेवियर सिर्फ 5 साल के थे, उनके फादर ने फैमिली छोड़ दी और अफ्रीका चले गए। उनकी मदर, जिनका नाम था जेनेविव, वो एक डिवोट कैथोलिक थी और जेवियर और उसकी सिस्टर क्रिस्टीन को भी वही सब कुछ सिखाया करती थी। जेवियर ने बिजनेस स्कूल छोड़ दिया और 13 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया, और इसी एरिस्टोक्रेटिक सर्कल में उनकी मुलाकात हुई एग्नेस होडेंजर से, जिससे आगे चलकर उन्होंने शादी कर ली। एग्नेस भी एक रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। शादी के बाद जेवियर और एग्नेस फ्रांस के अलग अलग शहरों में घूमते रहे और इवेंचुअली सेटल हुए नैंटस में, और उनके घर की लोकेशन थी 55 रॉबर्ट शुमन बुलेवार्ड। उनके 4 बच्चे भी थे, जिनका नाम था आर्थर, थॉमस, एनी और बेनोइट। सभी एकेडमिकली बहुत ज्यादा ब्राइट थे, सभी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। बाहर से फैमिली परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर से सब कुछ स्लोली ब्रेक डाउन हो रहा था। पैसे खत्म हो रहे थे, मैरिज वीक हो रही थी। अब जेवियर ने काफी बिजनेस ट्राई किए, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। अब साल 2010 में उसने सिर्फ 4000 यूरोस का इनकम डिक्लेयर किया। एग्नेस के एक फ्रेंड को ईमेल में लिखा था कि जेवियर ने पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। जब वो उसे पूछती थी कि क्या वो खुश है, जेवियर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर हम कल मर जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब साल 2011 में जेवियर के पिता की डेथ हो गई और उनका .22 कैलिबर राइफल इनहेरिट किया। पहले कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन अब जेवियर शूटिंग रेंज जानने लगे, गन लाइसेंस भी बनवा लिया और वो गोलियां भी खरीदने लगे। और इनका मोटिव क्या था, ये चीज आप लोगों को समझ आ जाएगा। उन्होंने अचानक से घर का लीज टर्मिनेट कर दिया, बैंक अकाउंट्स क्लोज कर दिए और एग्नेस के एम्प्लॉयर को लेटर भेजा कि वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे हैं। जेवियर ने एक शॉवेल, सीमेंट, गार्बेज बैग्स और डिगिंग टूल्स भी खरीद लिए। अब 3 अप्रैल को फैमिली डिनर के लिए गई और मूवी रैंगो देखी। रात को जेवियर ने अपनी सिस्टर को वॉइसमेल भेजा। बच्चों ने फ्रेंड्स को टेक्स्ट भी किए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसी रात 11:34 पर एक पीसी से इंटरनेट कनेक्ट होता है। जेवियर सर्च करता है फ्रैटरनेट सेंट थॉमस बेकेट। अब ये एक कैथोलिक स्पिरिचुअल रिक्रिएट ग्रुप है। 2:01 पर आईफोन से वो सर्च करते हैं कम्युनियन स्टेट मॉर्टल सिन और एक फ्रेंच कैथोलिक फोरम ओपन करते हैं। उसके बाद फैमिली अचानक से गायब हो जाती है। पुलिस का मानना है कि 3 या 4 अप्रैल की रात जेवियर ने 3 बच्चों को नींद की दवाई देकर सुला दिया और राइफल से उनके सिर में 2-2 गोली मारकर उन्हें मार दिया। बेनेट और थॉमस के चेस्ट में भी गोली लगी थी। एग्नेस की बॉडी में स्लीपिंग पिल्स नहीं मिली, लेकिन वो स्लीप एपेनिया मशीन यूज करती थी। अब इसे लगता है कि जेवियर ने वो मशीन बंद करी और उसे मार दिया। अब सोर्सेस कहते हैं कि उसके बॉडी में केटोल पोरम, ये एक तरीके का एंटी डिप्रेसेंट है, वो भी मिला है। अब इसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो सकती हैं। जेवियर ने दोनों डॉग्स को भी मार दिया था और उन्हें भी सेम ग्रेव में दफनाया।
बॉडीज को गार्बेज बैग्स में निकालकर टेरेस के नीचे बैकयार्ड में बरी किया गया था। वहां वर्जिन मैरी की स्टैच्यू और रोजेरी भी मिली। अब ये सारी चीजें जेवियर के कैथोलिक अपब्रिंगिंग का साइन है। पुलिस का कहना था कि थॉमस, जो कि सेकेंड एल्डेस्ट, उनको भी एक दिन बाद मारा गया। जब मर्डर हुए, थॉमस अपने फ्रेंड के साथ आउट ऑफ टाउन था। जेवियर ने उसे कॉल करके बोला कि उसकी मां साइकिल से गिर गई हैं और उसकी वजह से वो कोमा में चली गई हैं। थॉमस अगले दिन नैंटिस वापस आते हैं और रात के 12:03 पर अपने फ्रेंड को वो टेक्स्ट करते हैं, तू अभी खेल रहा है, मैं मिडनाइट एक्सप्रेस देख रहा हूं अपने पिताजी के साथ। उसी रात थॉमस को भी मार दिया गया। उसे अलग ग्रेव में दफनाया गया। जेवियर ने क्विक लाइम यूज किया ताकि स्मेल ना आए। इतना केयरफुली सब कुछ प्लान किया कि पुलिस को बॉडीज मिलने में 2.5 हफ्ते लग गए। तब तक जेवियर 700 मील दूर निकल चुके थे। अब सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है कि मर्डर्स के बाद जेवियर ने जल्दी से घर नहीं छोड़ा। उसने ज्यादा फोकस किया अपने एलिबाई बनाने पर। उसने स्कूल्स को लेटर भेजे कि फैमिली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रही है। जेवियर के रिश्तेदारों को अलग अलग लेटर्स भी मिले थे। इन लेटर्स में लिखा था कि जेवियर एक DEA एजेंट है और फ्रांस में टेंशन बढ़ने के कारण उसे अपनी फैमिली के साथ USA शिफ्ट होना पड़ रहा है। और ये सारी चीजें वो कर रहे हैं विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंदर। लेकिन लेटर्स के एंड में जेवियर ने लिखा था कि ये सब सीक्रेट रखा जाए और ऑफिशियल कहानी ये होगी कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। जेवियर इंटरनेट पे भी काफी ज्यादा एक्टिव थे। उन्होंने अपने रिलेटिव्स को ईमेल भेजे और फोरम्स पे पोस्ट करा था। रिपोर्ट्स कहते हैं कि जेवियर ने कैथोलिक डिस्कशन फोरम पे शेवी और लीगो जैसे सिडोनिम्स पोस्ट किए थे। मर्डर के कुछ दिनों बाद भी एक कमेंट साइट पर मिला जो जीसस के एंसेस्टर्स के बारे में था। यूजर नेम था लीगो, जो जेवियर का टिपिकल सिडोनिम था। मर्डर से पहले कुछ साल तक जेवियर फोरम पर रेगुलरली कैथोलिज्म पे डिस्कशन करते रहते थे। कभी कभी कंट्रोवर्शियल थॉट्स भी शेयर करते थे, जैसे कि क्या ह्यूमन के पास फ्री विल है या नहीं। फोरम के एक मॉडरेटर ने बताया कि उसने जेवियर को बैन कर दिया था क्योंकि वो काफी एग्रेसिव हो रहा था। अब जेवियर अपना घर छोड़कर फ्रांस के अक्रॉस ट्रैवल करने लगा, लेकिन उसने अपने आप को छुपाने की कोई सीरियस कोशिश नहीं की और इसी वजह से उनके स्टेप्स को इन्वेस्टिगेटर ने आसानी से ट्रेस कर लिया। वो हर जगह अपने क्रेडिट कार्ड से होटल की बुकिंग कर रहे थे, पूरा डिजिटल ट्रेल छोड़ते हुए। 10 अप्रैल को जेवियर ने लारोचेल होटल में स्टे किया, फिर अपनी कार में साउथ की तरफ चले गए और वहां पे जाके वो अलग अलग होटल्स में स्टे करते रहे। 14 अप्रैल को एक ATM से पैसा निकालते वक्त CCTV ने उसका फुटेज कैप्चर कर लिया। उसके बाद रुकेब्रिन सर आर्जन के एक होटल से वॉक करते हुए वो आखिरी बार देखा गया। पुलिस को लगा कि उसकी केयरलेस बिहेवियर इसीलिए थी क्योंकि वो सुसाइड करने की प्लानिंग में था, स्पेशली क्लिफ्स के एरिया में जहां वो आखिरी बार देखा गया था। 13 अप्रैल तक फैमिली के नेबर्स सस्पिशियस होने लगे थे। डुपोन डे लिगनस फैमिली में 4 बच्चे और 2 एडल्ट्स थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में किसी को आते जाते नहीं देखा गया। एक नेबर ने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आई, उन्हें घर में कुछ खास नहीं लगा। कुछ बेडशीट्स रिप्लेस हुई थी और कुछ फैमिली फोटोज मिसिंग थे। और तो और खून या बॉडी का कोई भी निशान नहीं था। अब जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि डुपोन ने सबको इस तरीके से इंटरप्रेट किया है कि उनकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रही है, इसीलिए पुलिस वालों ने शुरुआत में कुछ खास इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और उन लोगों को सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन फैमिली के रिलेटिव्स पुलिस को बार बार कह रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी रिक्वेस्ट पर पुलिस वापस आई, लेकिन फिर भी उन लोगों को कुछ नहीं मिला। पुलिस टोटल 6 बार घर चेक करने आई। हर बार कुछ भी अनयूजुअल उन लोगों को नहीं मिला और ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी थी। अब आखिरकार 21 अप्रैल को जब छठी बार पुलिस घर में वापस आई, तब उन्हें घर के नीचे बॉडीज मिल गई। एग्नेस, आर्थर, एनी और बेन्युएट एक ही ग्रेव में थे। थॉमस अलग ग्रेव में गया। इन्वेस्टिगेशन तुरंत जेवियर के अरेस्ट वारंट में कन्वर्ट हो गया। पुलिस ने डिस्कवर किया कि जेवियर ने शॉवेल और गार्बेज बैग्स खरीदे थे। अब जेवियर ने साउथ ईस्ट फ्रांस के लेवर रीजन में जाकर अपनी गाड़ी को छोड़ दिया था। पुलिस ने उस एरिया में सर्च ऑपरेशन को तुरंत लॉन्च किया। टैक्सी ड्राइवर्स, बिजनेस ओनर्स, CCTV फुटेजेस सब कुछ चेक किया। उन्हें एक C5 मिली जो जेवियर की कार थी। फॉर्मूला 1 होटल के बाहर वो गाड़ी पार्क थी। जब पुलिस ने होटल को घेरा तो जेवियर वहां पे नहीं मिला। सिर्फ होटल के CCTV फुटेज में वो दिखा था, बैकपैक के साथ कार से वॉक करता हुआ। और यही जेवियर का आखिरी
कैमरा अपीयरेंस था। अब ये केस हद से ज्यादा कंफ्यूजिंग बनता जा रहा था। ये चीज तो क्लियर थी कि जेवियर ने ही पूरे परिवार को मारा था, लेकिन क्यों मारा था ये चीज किसी के सामने नहीं आ रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि जेवियर अब पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन जेवियर पकड़ में नहीं आ रहे थे। अब कुछ स्ट्रॉन्ग थ्योरीज मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है कि जेवियर सुसाइड करना चाहता, जो यूजुअली फैमिलीसाइड केसेस में होता है, जहां पे अक्सर लोग अपने परिवार को मारकर खुद को भी मार लेते हैं। पुलिस ने हेलीकॉप्टर्स, हॉर्सेस और ग्राउंड टीम के बहुत ही बड़े सर्च को लॉन्च किया। लेवर के 15 किलोमीटर रेडियस में हर एक केव को चेक किया गया, लेकिन जेवियर का या फिर उनका कोई बिलोंगिंग नहीं मिला। अब एक और थ्योरी ये कहती है कि जेवियर जो कह रहा था वो एक्चुअली में सच था। वो एक्चुअली में DEA एजेंट था और विटनेस प्रोटेक्शन में गया, लेकिन जब US DEA ऑफिशियल से कांटेक्ट किया गया तो जेवियर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। उसके फ्रेंड्स के बैकग्राउंड चेक में भी ऐसा कोई नहीं निकला जो फेक डॉक्यूमेंट्स बना सकता था। तो तब जेवियर का कोई भी ट्रेस नहीं मिला, तब पब्लिक ने अपनी थ्योरीज को बनाना शुरू कर दिया। साल 2012 में जेवियर के रिलेटिव्स उन्होंने एक ब्लॉग बनाया जिसका नाम था जेवियर डुपोंट डे लिगनेस। उसका मानना था कि जेवियर और उसकी फैमिली भी अभी भी जिंदा है और जो बॉडीज पुलिस को मिली हैं वो फेक थीं। पहला बड़ा पॉइंट जो फैमिली ने उठाया था कि वो कुछ नेबर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने एग्नेस को उस वक्त देखा था जब पुलिस के मुताबिक वो ऑलरेडी मर चुकी थी। उन्होंने बोला कि अप्रैल 5 से अप्रैल 8 तक उसके बीच एग्नेस को वॉक पर एक डॉग के साथ उन लोगों ने देखा था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रॉमा या कंफ्यूजन की वजह से लोग डेट्स या चेहरा गलत समझ लेते हैं, और ऐसा आमतौर पर होता है। कुछ विटनेसेस ने स्पेसिफाइड टाइम भी दिया, जैसे एक ने बोला कि अप्रैल 7 को 2:45 पर उन्होंने एग्नेस को देखा था। दूसरे ने कहा कि उन्होंने 2:30 बजे कॉल किया था और उनकी बात एग्नेस से हुई थी। लेकिन कोई क्लियर एविडेंस न होने की वजह से क्या सच क्या झूठ ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। फैमिली का यह भी कहना था कि जेवियर और एग्नेस को मर्डर से कुछ महीने पहले थ्रेट्स मिल रहे थे। एग्नेस की 2 फ्रेंड्स ने क्लेम किया कि वो काफी ज्यादा परेशान भी थी। एक फ्रेंड ने बोला कि एग्नेस ने अपना ईमेल्स और फोन नंबर भी बदल लिया था, और दूसरे दोस्त ने बोला कि वो अपने पति जेवियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन जब नैंटस के प्रोसिक्यूटर मिस्टर जेवियर रॉनसन ने ये बात पूछी गई तो उन्होंने डिनाई किया और बोला कि इन्वेस्टिगेशन फाइल में ऐसा कोई एविडेंस नहीं था। साल 2012 में उन दोस्तों में से एक ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया और बोला कि वो खुद हैरान कि उन्होंने 9 महीने पहले ऐसा कुछ बोला था। तो अब तक कोई कंफर्म प्रूफ नहीं मिला कि फैमिली को थ्रेट्स मिले भी थे या नहीं। एक और पॉइंट जो फैमिली ने उठाया कि वो ये था कि जब टेरेट्स के नीचे बॉडीज मिली थी तो पुलिस ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था, और ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक थी, मतलब भयंकर थी। फैमिली ने क्लेम किया कि डेथ सर्टिफिकेट्स भी वहीं पे लिखे दिए गए थे बिना प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के, न रिलेटिव से न DNA टेस्ट से, मतलब बिना कोई प्रूफ के उन बॉडीज को ये क्लेम कर दिया कि वही जेवियर की फैमिली थी। कुछ डिटेल जैसे हाइट और हेयर कलर भी गलत लिखी गई थी। इस बेसिस पर उनका मानना था कि बॉडीज उनकी फैमिली की नहीं थी, मतलब जेवियर और उनके परिवार की वो बॉडीज नहीं थी। इतने सालों में जेवियर के मल्टीपल फॉल्स साइटिंग भी हुए हैं। सबसे नोटेबल था साल 2019 में जब हाई लेवल सोर्सेस के बेस पर स्कॉटलैंड में एक इंसान को अरेस्ट किया गया। क्लेम्स ये था कि जेवियर पेरिस से ग्लासगो फ्लाइट ले चुका था, पर जब प्लेन स्कॉटलैंड लैंड हुआ और एक 66 ईयर्स के आदमी को, जिनका नाम था गाय जुआय, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो DNA और फिंगरप्रिंट टेस्ट के बाद पता चला कि ये गलत आदमी है, ये जेवियर नहीं थे। इस टाइम तक मीडिया ने जेवियर के अरेस्ट की न्यूज छाप भी दी थी, जो बाद में गलत साबित हुई। साल 2015 में पेरिस के न्यूज एजेंसी AFP को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था आई एम स्टिल अलाइव, और नीचे लिखा था फ्रॉम देन अंटिल नाउ, साइन जेवियर डुपोंट डे लिगनेस का था, और डेट लिखी थी जुलाई 11 साल 2015 नैंटिस की। लेकिन इस लेटर की ऑथेंटिसिटी पे बहुत ज्यादा सवाल उठे, क्योंकि अगर जेवियर जिंदा होता तो वो फैमिली या दोस्तों को लिखता, ना कि एक न्यूज एजेंसी को। तो ज्यादातर लोगों ने इसे प्रैंक या ट्रोल लेटर समझा। आज तक जेवियर का कोई पता नहीं चला। इवन ये केस टीवी शोज और डॉक्यूमेंट्रीज में भी दिखाया गया है, जैसे अनसॉल्व मिस्ट्रीज और M6 डॉक्यूमेंट्रा। पब्लिक ने हर एक एंगल को डिस्कस किया, फोरम्स और वेबसाइट पर भी।
इवन सोशल मीडिया पर भी। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को ये केस थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा और ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर जेवियर ने अपने परिवार को मारा क्यों। तो ये चीज मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। ये ऐसे किस्म के लोग होते हैं जो अपने परिवार से छुटकारा पाना चाहते हुए, इवन अपने इंट्रो में भी मैं इस चीज को डिस्क्राइब कर चुका हूं। लेकिन ये केस बिल्कुल एक सिमिलर केस है जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, और वो वीडियो मेरे चैनल की सबसे बड़ी वीडियो, सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाली वीडियो है, और वो थी लिस्ट फैमिली मैसैकर, जहां पे न्यूयॉर्क में रहने वाले जॉन लिस्ट अपने पूरे परिवार को मार देते हैं क्योंकि वो कर्ज में डूब जाते हैं। मतलब अच्छी खासी रेपुटेशन थी, लेकिन कर्ज में डूबते डूबते मतलब अपने स्टाइल और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते करते वो इतना ज़्यादा डूब जाते हैं क्योंकि उनकी नौकरी भी छूट जाती है। इसी वजह से एंड में उनके अपने दिमाग में आता है कि वो अपने पूरे परिवार को मार दें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। और जॉन लिस्ट में बिल्कुल ऐसा ही किया था। वो अपने पूरे परिवार को अपने मैंसन में, अपने बड़े से न्यूयॉर्क के मैंसन में मार देते हैं और एक दूसरे शहर में जाके किसी और औरत से शादी कर लेते हैं और चैन से रहने लगते हैं। लेकिन एक टीवी शो की बदौलत वो पकड़े जाते हैं। और अगर मैं इस केस की बात करूं तो चीजें हद से ज्यादा सिमिलर है। जेवियर भाई साहब भी रईस थे, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि रखा हुआ पैसा आखिर कितने दिन चलेगा, और यही चीज उनके साथ भी हुई। उनका पैसा खत्म होने लगा, उनके सारे बिजनेसेस फेल होने लगे, और उनके दिमाग में आया कि क्यों वो अपने परिवार को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और कहीं और जाके वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हर केस में लोगों की, मीडियाज की अपनी अपनी थ्योरी होती है जो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताता हूँ, लेकिन अपनी थ्योरी भी मैं आप लोगों को बताता हूँ जैसा मैं कई सालों से करते हुए आ रहा हूँ। यहाँ पे मेरी थ्योरी बिल्कुल सिंपल है। जेवियर अभी भी जिंदा है, और चाहे यूरोप या फिर यूएसए या फिर यूके कहीं और जाके बस गए हैं और चैन से अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, और शायद उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लिया, लेकिन मेरे हिसाब से वो जिंदा है। और मैं पूरे तरीके से श्योर हूं कि उनकी हेल्प करी थी उनकी बहन क्रिस्टीन, और यहां तक कि उनके बारे में उनके करीबी दोस्तों को पता है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा उनके रिलेटिव्स की, उनके पड़ोसियों की, उनके दोस्तों की स्टेटमेंट लगातार चेंज होती आई है। इवन पुलिस वालों की स्टेटमेंट भी अक्सर चेंज होती दिखी है। पुलिस वालों ने भी ढंग से इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। अक्सर अनसॉल्व केसेस में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं करते, और कई सारे केसेस ऑलरेडी मैं इस चीज पे कवर कर चुका हूं जहां पुलिस की लापरवाही की वजह से किलर कभी भी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन इतने सालों बाद भी, मतलब इस केस को पूरे 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये केस कभी न कभी सॉल्व होगा और जेवियर पकड़ में आएंगे। अब आप लोगों का क्या कहना है इस एक अजीब और कंफ्यूजिंग केस पे? प्लीज मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जब तक हम लोगों की एक बेहतरीन केस से अगली मुलाकात नहीं होती, तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, और जो सबसे जरूरी है, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज करना है। अलविदा।